नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लैनेट से। हम NCERT द्वारा प्रोवाइडेड नई बुक क्यूरियोसिटीज क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट में उसका चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और वो भी पूरा डिटेल में। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत गहराई में जाएंगे, आपको समझाएंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे की क्यूरियोसिटी समझेंगे। नॉट ओनली हम 13 जो क्वेश्चंस टोटल इस चैप्टर में 13 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन प्रॉब एंड पॉन्डर में दिए हैं जो कि आपको नहीं करने हैं। स्टार्टिंग वाले 3 क्वेश्चन सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए है। वेयर एज 10 क्वेश्चन जो चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ दिए हैं, वो आप गहराई से समझिएगा। इससे पहले हम चैप्टर 4 तक के क्वेश्चन आंसर डाल चुके हैं प्लेलिस्ट में, एज वेल एज चैप्टर 6 तक हम थ्योरी डाल चुके हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है उस पर चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन, प्रॉब एंड पॉन्डर में पहला क्वेश्चन, व्हाई डज इट फील हार्डर टू पैडल अ बाइसिकल व्हेन गोइंग अपहिल देन ऑन फ्लैट ग्राउंड। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों मुझे फील होता है, मुझे हार्ड फील क्यों होता है जब मैं एक साइकिल को पैडल करता हूँ? कब? व्हेन गोइंग अपहिल। जब पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं तो आपको साइकिल पैडल करना बहुत मुश्किल लगता है कंपैरेटिव टू देन ऑन फ्लैट ग्राउंड। जैसे बेटा इस चैप्टर में जब हम थ्योरी देखा था, ये 2 बच्चियाँ जब अपहिल जा रही थी तो इन्हें महसूस हो रहा था कि जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो क्यों मेरे को एडिशनल फोर्स लगाना पड़ रहा है। वही समझते हैं। मेन रीज़न है बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। मेन थीम जो समझ पा रहे हैं, जब हम पैडल करते हैं बेटा अपहिल जाएंगे तो नॉट ओनली मैं हॉरिजेंटली मूव कर रहा हूँ, हॉरिजेंटली तो मूव कर ही रहा हूँ, साथ के साथ उस हॉरिजेंट के साथ मैं एक लिफ्ट भी ऊपर की तरफ भी जा रहा हूँ। मीन्स इंक्लाइन जब हुआ तो मैंने एक हाइट गेन की ना। मान लिया अगर मैं हॉरिजेंटल हूँ, इस जगह पे हूँ, तो हॉरिजेंटल चलते वक्त मुझे एडिशनल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। वेयर एज जब मैं, अब मान लिया मैं यहाँ हूँ, इसी की जगह अगर मैं अपहिल जा रहा हूँ इस टाइप से, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए मैं एक ग्रेविटी के अगेंस्ट भी तो काम कर रहा हूँ। वही बता रहा है। यू मेनली नीड टू ओवरकम फ्रिक्शन। पहली बात, एक तो आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो सर हॉरिजेंटल में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम हॉरिजेंटल में भी काम कर रहे हैं। जो फ्रिक्शन कहाँ से आ रहा है? जो टायर से आ रहा है और एयर रेजिस्टेंस से आ रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एंड लो। जो ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना बेटा, ये हमेशा लगभग बराबर ही रहता है। रिक्वायर्ड इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट ये मान लिया, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए बेटा। एक मैंने यहाँ से यहाँ गया हॉरिजेंटल रोड पे, एक मैं हॉरिजेंटल के बजाय अपहिल जा रहा हूँ। तो जब मैं अपहिल जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर ये हॉरिजेंटल वाला फ्रिक्शन तो काम करेगा ही करेगा। एज वेल मुझे यहाँ से यहाँ तक के लिए ऊपर ही तो जा रहा हूँ, और जो ये ऊपर जा रहा हूँ तब मेरे ऊपर एक एडिशनल फोर्स लगेगा जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। फ्लैट ग्राउंड पे क्या किया? मेरे ऊपर फ्रिक्शन लगा जो कि रिलेटिवली कांस्टेंट था और कम था। लेकिन जब मैंने अपहिल जाना स्टार्ट किया, इन एडिशन टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस यू मस्ट ऑल्सो ओवरकम ग्रेविटी। फ्रिक्शन तो मेरे ऊपर लग ही रहा था, एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा था, ये तो हॉरिजेंटल में भी लग रहा था। अब मुझे एक एडिशनल काम करना पड़ा, क्या? ग्रेविटी के अगेंस्ट, पुलिंग यू डाउनवर्ड। ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही थी और मैं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। यू आर लिफ्टिंग बोथ योर बॉडी एंड द बाइसिकल अपवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आप अपने आप को अपनी बॉडी को और बाइसिकल को, तो इतना वेट मैं काम कर रहा था, इतना वेट लेके फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट। दिस रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड फोर्स फ्रॉम योर लेग्स। तो इससे क्या होगा? आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी और फोर्स लगाना पड़ेगा अपने लेग्स के थ्रू। अपहिल force needed increases due to the component of gravitational force acting against your motion। तो आप जब अपहिल जा रहे थे तो आपको एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ा अगेंस्ट दिस ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ा, इसलिए बेटा आपका फोर्स बढ़ गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इजियर टू स्लिप ऑन ए वेट सरफेस। आप छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे शैतानियाँ करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, मम्मी ने पोछा लगाया या फिर फर्श को धो रखा है, आप दौड़ते हुए आए तो आप अचानक से स्किड कर जाओगे। या फिर जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि स्लिप करना इजी होता है वेट सरफेस पे। आपने प्रैक्टिकली कब फील किया होगा? जब आप रियली में गिरे होगे। आप जानबूझ के नहीं गिरे होगे,
या फिर आप बाथरूम में चेक कर सकते हो, बाथरूम में सूखा जब बाथरूम रहता है तब आप नहीं गिरोगे, लेकिन नहाते वक्त बहुत बार बच्चे स्किड कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं वही समझते हैं। वाई इज इट ईजियर, ईजी क्यों है स्लिप करना एक वेट सरफेस के ऊपर? Here is why. Normally, when you walk, the roughness of the surface and your shoe grip create friction that prevents slipping. बेटा जब भी कोई दो सरफेसेस, फ्रिक्शन क्या होता है? कोई भी दो सरफेसेस, मान लिया ये सरफेस है, उसके ऊपर आपका जूता रखा गया, ये आपका जूता था, इस टाइप का आपका जूता था बेटा। तो जब आप इसके ऊपर मूव कर रहे थे तो नॉर्मली हमें देखने में लगता है सर मेरे घर में तो बढ़िया मार्बल का फर्श लगा हुआ है और टाइल लगी हुई है और मेरा बढ़िया जूता है, तो दोनों में कोई रेफरेंस है ही नहीं। लेकिन जब इसी पिक्चर को मैं माइक्रोस्कोपिकली देखूंगा तो ये इतना स्मूथ नहीं दिखाई देगा, ये मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, सिमिलरली ये शूज भी मेरे को जो ऐसा दिख रहा है वो ऐसा नहीं होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कुछ होगा। जो आपको इतना स्मूथ लग रहा है वो इतना स्मूथ नहीं होता है, इसके अंदर इरेगुलरिटीज होती हैं और यही इरेगुलरिटीज आपस में एक दूसरे के बीच में फंस जाएंगे, ये लॉक कर लेंगे और वही जो लॉकिंग है वही फ्रिक्शन है। नॉर्मली व्हेन यू वॉक, जब आप चल रहे होते हैं, जैसे मैंने केस बताया आपको, द रफनेस ऑफ द सरफेस का रफनेस एंड योर शू, रफनेस किसकी चीज़ का? दोनों चीज़ का। रफनेस ऑफ द सरफेस ये क्या है? ये बेटा सरफेस है। सिमिलरली ये क्या है? ये शू है आपका। शू और इसके बीच में ग्रिप क्रिएट फ्रिक्शन। अब इन दोनों का जो ग्रिप बनेगा ना वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, दैट प्रिवेंट स्लिपिंग, जो आपको स्लिप नहीं करने देगा। ठीक है, व्हेन द सरफेस इज वेट, लेकिन अब मैं क्या किया, मैंने यहां पानी डाल दिया। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने इसी जो रफ सरफेस था ना मेरा, इस सरफेस पे मैंने पानी डाल दिया। तो जब मैं पानी डालूंगा तो ध्यान से देखना बेटा क्या होगा, ये जो दरारें हैं, जो छेद वगैरह है, उसमें पानी भर जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा और ऊपर की तरफ से एक स्मूथ लेयर बन जाएगी, ऊपर की तरफ से एक स्मूथ लेयर बन जाएगी पानी की। उसके ऊपर अब जब मैं खुरदरा शूज़ लेके भी आऊँगा, मेरा शूज़ खुरदरा है अभी भी, तो क्या होगा, अब फ्रिक्शन कम हो जाएगा। वही समझा रहा है। व्हेन द सरफेस इज वेट, जब सरफेस गीला हो गया, ए थिन लेयर ऑफ वाटर, पानी की एक पतली सी लेयर फॉर्म्स बिटवीन योर शू एंड द सरफेस। जैसे मैं दिखाया है, ये क्या है बेटा, वाटर। A thin layer of water forms between your shoe and the surface. This layer acts like a lubricant. अब जो ये लेयर थी ना बेटा, ये लेयर, ये लुब्रिकेंट की तरह काम करेगी, reducing the friction. लुब्रिकेंट क्या होता है बेटा? लुब्रिकेंट बेटा जैसे आपने देखा होगा, कोई भी कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखे, इन सब में जहाँ भी रोटेटरी मोशन होगा, तो जब मैकेनिक आता है तो देखा होगा आपने, ग्रीस लगाएगा या फिर कोई ऑयल वगैरह डाल लेगा। किस लिए? ऑयल या ग्रीस किस लिए होता है बेटा? फ्रिक्शन कम करने के लिए। तो ऑयल, ग्रीस, इन सबको लुब्रिकेंट बोला जाता है, जो कि फ्रिक्शन को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। विद लेस फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन कम हो गया है, योर फीट कैन नॉट ग्रिप। अब जैसे यहाँ ग्रिप कर पा रहा था, एक दूसरे में जाम हो जा रहे थे, अब वो जाम उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। योर फीट कैन नॉट ग्रिप द ग्राउंड वेल। अब आपका फीट ग्रिप को इसको ग्राउंड को अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएगा, सो यू स्लिप मोर इजीली, तो आप इजीली स्लिप कर जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, थिंक ऑफ स्लाइडिंग ऑन ड्राई टाइल्स वर्सेस स्लाइडिंग ऑन सोपी और वेट टाइल्स। जो मैं एग्जाम्पल बताया कि किसी दिन आप ड्राई टाइल पे स्लिप करके देखो, कंपैरेटिवली सोपी पे वेट टाइल्स पे ट्राई करके देखो, द वाटर मेक इट स्मूथ एंड स्लिपरी। तो पानी उसको स्मूथ बना देगा और स्लिपरी बना देगा। इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रोब एंड पॉन्डर में आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे दिया है, दीज क्वेश्चंस आर नॉट मीन फॉर द सॉल्यूशन। आपकी तरफ से सॉल्यूशन निकालने की या लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सोचना जरूर है इस बारे में। Why do we feel light or like we are floating? हम लाइट फील क्यों करते हैं, या फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हम फ्लोट कर रहे हैं, हम बह रहे हैं? कब? Just after our swing reaches its height point and begins to come down. ये बेटा झूले के बारे में बात कर रहा है। जब आपका झूला reaches its highest point,
आपका झूला सबसे ऊपर चला जाता है। मैंने झूलना स्टार्ट किया, सबसे ऊपर चला गया, तब मुझे ऐसा क्यों लगता है हाईएस्ट पॉइंट पे कि मैं फ्लोट कर रहा हूँ। देखिए डायग्राम से समझिए, साइड व्यू दिखा रहा हूँ बेटा। ये मेरा झूला था, नॉर्मली ये सेंटर में यहाँ रहेगा। जब मैं उसको एक्सट्रीम पे लेके गया, यहाँ पेंडुलम टाइप बिहेव करता है। मेन पोजीशन ये है, एक बार बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, दूसरी बार बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। तो अब ये बोल रहा है बेटा, मेन पोजीशन से जब मैंने झूलना स्टार्ट किया तो एक्सट्रीम पे आया, जहाँ से बिल्कुल वापस जाना शुरू करता है। एक्सट्रीम से आया, जहाँ से बिल्कुल वापस जाना शुरू करेगा। उस जगह पे मुझे लाइट या फिर फ्लोटिंग क्यों महसूस करता है? इस जगह पे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं हल्का हो गया हूँ या फिर मैं बह रहा हूँ? ऐसी फीलिंग क्यों आती है? We feel light or like we are floating just after string reaches its highest point and starting coming down. कब फील होगा मुझे? जब यहाँ से चलेगा, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, इस पोजीशन पे जाके बेटा ये रुक जाता है, इस पोजीशन में जाके रुक जाता है। अब नीचे वापस जाना शुरू करेगा बिकॉज फॉर ए मोमेंट। तो ये इस पोजीशन की बात कर रहा है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया तो उस मोमेंट के लिए, उस क्षण के लिए द स्विंग इज नॉट पुशिंग अस एज स्ट्रांगली। अब झूला मुझे उतना तेजी से पुश नहीं कर पा रहा है। ऊपर की तरफ पुश कर रहा था मेरे को, तो अब झूला मेरे को उतना तेजी से पुश नहीं कर पा रहा है। एट द टॉप, इस पोजीशन पे जो टॉप पे, द स्विंग स्लोज डाउन। तो मैंने देखा ना, यहाँ से मेरी स्पीड बहुत तेज थी, और ऊपर गया स्पीड कम होगी, और ऊपर गया स्पीड कम होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके मेरी स्पीड जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तभी तो मैं वापस जाऊंगा। अब समझ पा रहे हैं? एक ऐसा मोमेंट आएगा जब मैं बढ़ते 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 बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला गया। अब यहाँ जाके मेरी पोजीशन, इस पोजीशन पे मेरी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी फिर मैं वापस आना शुरू करूँगा। स्विंग स्लोज डाउन एंड चेंजेस डायरेक्शन। यहीं से ये वो पोजीशन है जहाँ से मेरी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, उल्टा आना शुरू हो जाऊंगा मैं। आवर बॉडी स्टिल वांट्स टू गो अप, लेकिन समझना दो चीज़ें हैं। झूला तो पहले ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। वहाँ जाके झूला अब एक लास्ट टॉप पे पहुँच के अब झूला वापस जाना चाह रहा है, लेकिन मेरी बॉडी, जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरी बॉडी अभी भी ऊपर ही जाना चाह रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज़ चल रही है तो वो अपनी चलने की कंडीशन को कंटिन्यू रखना चाह रही है। कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुके रहना चाहती है। तो सिमिलरली मेरी बॉडी चाह रही है कि मैं और ऊपर जाऊं, लेकिन झूला वापस जाने की कोशिश कर रहा है। सो वी फील लाइक वी आर फ्लोटिंग। आवर बॉडी स्टिल वांट्स टू गो अप। मेरी बॉडी अभी भी अप जाना चाह रही है बिकॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया के कारण। बट द स्विंग स्टार्ट्स टू गो डाउन, लेकिन स्विंग वापस आना शुरू हो गया है। सो वी फील लाइक वी आर फ्लोटिंग। तो इसीलिए हमें इन दो फोर्सेस के बीच में, एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या फील होगा? फ्लोटिंग फील होगा, बिकॉज देयर इज लेस प्रेशर अंडर अस। अब हमारे नीचे जहाँ हम बैठे हुए हैं, अब वहाँ कोई प्रेशर नहीं रहा, वहाँ कोई प्रेशर नहीं रहा। झूला वापस जाने की कोशिश कर रहा है, कोई प्रेशर हमारे नीचे नहीं रहा। ऑलमोस्ट लाइक वी आर फॉलिंग फॉर ए सेकेंड। कुछ मोमेंट के लिए, कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगेगा कि हम गिर रहे हैं, मीन्स फ्री फॉल टाइप। इट इज़ द सेम फीलिंग यू गेट व्हेन ए रोलर कोस्टर सडनली ड्रॉप्स। इसी का एक अच्छा एग्जांपल है बेटा। रोलर कोस्टर पे आप गए, रोलर कोस्टर जब अचानक से जुप ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो उस टाइम आपको यही फीलिंग आती है कि आप वेटलेस हो। योर बॉडी फील्स लाइट बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग हेल्ड अप एज मच। आपकी बॉडी बहुत ही हल्का फील करेगी। क्यों? क्योंकि ये अब वहाँ ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए। इसके साथ बेटा विद दिस हमारा जो स्टार्टिंग वाले इनिशियल 3 क्वेश्चन प्रॉब एंड पॉइंटर में दिए हुए थे वो ख़त्म हो रहे हैं। नाउ अभी मैं आपको एक छोटा सा इस आपके लिए एक मेमोरी मैप बनाया मैंने। चैप्टर 5 जो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस है उसके लिए मेमोरी मैप बनाया है। ये जिस्ट है, चैप्टर का जिस्ट है। अगर आप इतना समझ लेंगे तो समझ लीजिए आपने चैप्टर पूरा समझ लिया है। फोर्स क्या रहेगा? इट इज़ ए पुश और पुल। हम थोड़ा तेज चलेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके इफेक्ट क्या रहेंगे? कैन चेंज शेप, फोर्स शेप चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए पुशिंग ए डोर या पुलिंग ए ड्रॉर। टाइप ऑफ फोर्सेस यहाँ आपको जरूर पता होना चाहिए। टाइप ऑफ फोर्सेस 2 टाइप के रहेंगे बेटा। पहला कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
पहले फोर्स में क्या रहेगा बेटा, मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जांपल भी दिए हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप या फिर मोशन, एग्जांपल दिए हुए हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस कौन से होंगे, जहां नेट फोर्स एट द लास्ट, मैंने इधर से खींचा, आपने इधर से खींचा, मैंने भी 10 न्यूटन इधर लगाया, आपने भी 10 न्यूटन इधर लगाया, तो ओवरऑल फोर्स कितना हुआ इसके ऊपर, 0, क्योंकि 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो बैलेंस फोर्स आ गया। अनबैलेंस फोर्स कौन से होंगे बेटा, कॉजेज चेंज इन मोशन, जिससे कि मोशन चेंज हो जाएगा। फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स का बेटा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। इसके लिए कितने टाइप के होंगे, एक मेमोरी मैप बनाया बेटा, मेमोरी के लिए टिप बनाया है MFGME, माई फनी ग्रैंडमा मेक्स एग। इनके फर्स्ट वर्ड ले लीजिए और उनसे बन जाएगा आपका M से मस्कुलर, F से फ्रिक्शनल फोर्स, G से ग्रेविटेशनल फोर्स, M से अगेन मैग्नेटिक फोर्स, E से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। माई फनी ग्रैंडमा मेक्स एग्स, ये 5 फोर्सेस हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब आता है बेटा जो चैप्टर जहां खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होने के बाद जो मेन क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है। कॉलम ए में दिया है टाइप ऑफ फोर्सेस, जो हमने 5 पढ़े थे ना अभी, जो मैंने टिप बताया था, वो 5 फोर्सेस हैं। अगर इन 5 फोर्सेस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आप बहुत इजीली कॉलम बी, जो उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं, मीन्स समझो मस्कुलर फोर्स कहाँ दिखाई दे रहा है आपको। मस्कुलर फोर्स कौन सा होता है, जो हमारी मसल्स में होता है। क्या कहीं मस्कुलर फोर्स दिखाई दे रहा है, अ चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, मस्कुलर फोर्स आपको कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, मस्कुलर फोर्स दिखाई दे रहा है सर, एक बच्चा अपना स्कूल बैग उठा रहा था तो मुझे मस्कुलर फोर्स दिखाई दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कौन सा होता है, चुंबक वाला, वो कहाँ दिखाई दे रहा है सर, ये देखिए सर, एक कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ, कंपास नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ दिखाई दे रहा है, बैलून रब ऑन वुडन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्टैंड, नहीं ये तो अपना वो रहेगा बेटा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आ जाएगा बैलून वाला। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा सर, इफ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री। फ्रिक्शन कहाँ बचा, ए क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन। मैंने शॉट खेला, बॉल काफ़ी दूर तक ट्रैवल करने के बाद अपने आप से, किसी ने उसको रोका नहीं, बाउंड्री से जस्ट पहले वो रुक गई। कैसे रुक गई, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो अगर आपको इन फोर्सेस के बारे में पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली, MCQ आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, बहुत इजीली कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ए फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, कोई बॉल मूव कर रही थी, रोल कर रही थी, तो क्या मुझे उसका स्पीड चेंज करने के लिए कोई फोर्स चाहिएगा, सर पक्का चाहिएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द बॉल रोलिंग ऑन ए फ्लैट ग्राउंड इंक्रीजेस। जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि मैंने शॉट मारा, बॉल बाउंड्री लाइन से जस्ट पहले अपने आप रुक जाती है, किसी फील्डर ने उसको नहीं रोका, अपने आप से रुक गई। क्यों रुक गई, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो बोल रहा है ड्यू टू द फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द बॉल रोलिंग ऑन ए फ्लैट ग्राउंड इंक्रीजेस। कभी इंक्रीज होती है क्या, नहीं सर, डिक्रीज होती है, तो मैंने इसको फॉल्स कर दिया है। देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्ज बॉडी थी, एक के प्लस चार्ज था, एक के पास नेगेटिव चार्ज था, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी थी। फिर से पढ़िए, देयर इज नो फोर्स, क्या बोल रहा है, कोई फोर्स नहीं है बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट। दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं जो कि कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, तो क्या उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगा। सर आपने तो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसने क्या बोला है, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, टू बैलून्स rubbed with a woolen cloth are brought near each other, what would happen and why।
क्वेश्चन को समझो बेटा, दो बैलून थे, इन्फ्लेटेड बैलून थे, फुला रखे थे मैंने, उनको रब किया मैंने एक वुलन क्लोथ के साथ, दोनों को रब किया। इस बात का ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन में दोनों बैलून्स को एक ही चीज़ के साथ रब किया है। जब दोनों बैलून को हम एक ही चीज़ के साथ रब करेंगे, वुलन क्लोथ के साथ रब करेंगे, तो दोनों के ऊपर एक टाइप का चार्ज डेवलप होगा। अगर इन केस जैसे हम पेन को रब करते थे और पेपर को उठाते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था हमने, तो क्या था, पेन के ऊपर अलग टाइप का चार्ज था और जो पेपर पीसेस ऑफ पेपर थे उसके ऊपर या तो कोई चार्ज नहीं था या दूसरे टाइप का चार्ज था, तब वो अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ क्या केस है, दोनों बैलून को मैंने एक ही चीज़ से रब किया, किससे, वुलन क्लोथ से। सिमिलरली अगर मैं बाल के साथ रब करूँगा तो भी उसके ऊपर एक ही टाइप का चार्ज दोनों के ऊपर आएगा। द टू बैलून्स विल रिपेल ईच अदर। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब दोनों के ऊपर एक ही चार्ज होगा, दोनों के ऊपर एक ही चार्ज होगा, दे विल ट्राई टू पुश अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? व्हेन यू रब बैलून्स विद अ वुलन क्लोथ, इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम द वूल टू द बैलून। तो जब मैंने दोनों को बेटा, दो बैलून थे मेरे पास इस टाइप से, और दोनों बैलून को मैंने वुलन क्लोथ से रब किया, तो दोनों के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर। समझ पा रहे हो? बोथ बैलून्स गेट द सेम टाइप ऑफ चार्ज, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, यूजुअली नेगेटिव होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो होगा क्या, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। रूल क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पता ही हमें। कैन ट्राई इन रियल लाइफ, ट्राई हैंगिंग टू सच रब बैलून यूजिंग स्ट्रिंग्स। अब इसी को अगर हम धागा बांध के और एक ऐसे लकड़ी का डंडा लिया, उसके साथ बांध दिया, यू विल सी द मूव अपार्ट ऑटोमेटिकली विदाउट टचिंग एनीथिंग। आपने कुछ नहीं करना है, वो जैसे हवा मारी थी वो सब कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि अब ये रिपेल कर रहे हैं। सर रिपेल क्यों कर रहे हैं? बेटा ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। सिमिलरली जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, मैग्नेट्स पढ़ रहे थे, वहाँ भी आपने देखा होगा, अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ को पास लाऊंगा तो रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ को पास लाऊंगा तो अट्रैक्ट करेंगे। वहाँ भी यही केस था, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली हमारी रियल लाइफ में भी तो यही होता है बेटा, मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। वहाँ भी तो अपोजिट सेक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वेयर सेम दूर दूर जाते हैं। ये हर जगह मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, when you drop a coin in a glass of water, एक गिलास था बेटा मेरे पास, इसमें मैंने कॉइन डाला, तो आपने देखा होगा कॉइन नीचे चला जाता है। when you drop a coin in a glass of water, ग्लास ऑफ वाटर में जब मैंने कॉइन डाला तो वो सिंक कर जाएगा। बट when you place a bigger wooden block in water, उसी की जगह इससे बड़ा एक लकड़ी का गुटका था मेरे पास, ऐसे जब मैंने उसको पानी में डाला तो क्या हुआ? इट फ्लोट्स। सिक्का छोटा है, लकड़ी का गुटका बड़ा है। अब एक नॉर्मल बच्चे को ये डाउट आना चाहिए कि सर छोटी सी चीज़ तो डूब गई और इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा नहीं डूबा। क्वेश्चन वही है, क्यों? द कॉइन सिंक्स बट द वुडन ब्लॉक फ्लोट्स इवन दो इट इज बिगर। समझ पाए क्वेश्चन को? यह बड़ा होते हुए भी नहीं डूब पाया, क्यों? उसके पीछे रीजन बेटा यही है, डेंसिटी एंड बायंसी। ये दो फैक्टर काम करेंगे, इसकी और इसकी डेंसिटी चेक करेंगे हम और बायंसी चेक करेंगे। अगर इन दोनों में फ़र्क है, डेंसिटी में और बायंसी में, तो पक्का एक डूब जाएगा, एक नहीं डूबेगा। पहला पार्ट समझते हैं। कॉइन सिंक्स बिकॉज, सिक्का डूब जाता है। क्यों डूब जाता है बेटा? एक कॉइन इज मेड अप ऑफ मेटल, कॉइन मेटल का बना होता है और मेटल की डेंसिटी कंपेरेटिव टू वुडन, जैसे हम वुडन ब्लॉक के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना बेटा, तो मेटल की डेंसिटी वुडन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक तो डेंसिटी बढ़ गई, विच इज़ डेंसर देन वाटर, जो कि वाटर से डेंसिटी ज़्यादा है। इट इज़ हैवियर फॉर इट्स साइज,
दिखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन है तीखी चीज़, दिखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन तीखी चीज़ है। इट इज़ हैवियर फॉर इट साइज, अपने साइज के हिसाब से ज़्यादा है। सो द वाटर कैन नॉट पुश इट अप इनफ। तो अब जो पानी है बेटा वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, छोटा सा वॉल्यूम लिए हुए है लेकिन वेट ज़्यादा है, तो वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो पानी अब उसको बायंसी के कारण, बायंसी क्या था, बायंसी यही तो था, पुश करने की, वाटर उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है ना, वही बता रहा है द वाटर कैन नॉट पुश इट अप। अब पानी उसको ऊपर की तरफ नहीं धकेल पाएगा। द डाउनवर्ड फोर्स, तो अब क्या होगा, जो नीचे की तरफ उसका डाउनवर्ड फोर्स है ना, दैट इज वेट इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स। नीचे की तरफ उसका क्या काम कर रहा है, नीचे की तरफ उसका वेट काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, बायंसी काम कर रहा है। पानी उसको ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है, दिस इज बायंसी एंड दिस इज वेट। वेट उसका नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में वेट उसका ज़्यादा बढ़ जा रहा है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, बायंसी उतनी उसको रोक नहीं पा रही है। तो ये क्या होगा, इट सिंक्स, यह डूब जाएगा। अब वुडन ब्लॉक की बात करते हैं। वुड इज लेस डेंस, वुड की डेंसिटी कम है कंपेरेटिव टू वाटर, पानी के हिसाब से। इवन दो इट इज बिगर, ये बड़ा होते हुए भी इट्स ओवरऑल वेट इज लाइटर फॉर इट्स साइज, उसके साइज के हिसाब से ओवरऑल वेट कम ही है। द बायंसी फोर्स, अपवर्ड फोर्स फ्रॉम द वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वेट। तो इसके केस में उल्टा हो जाएगा, इसकी बायंसी का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और वेट कम हो जाएगा, तो इट फ्लोट्स, तो ये तैरेगा। आइडिया आपको क्या समझ में आया, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा इफ दे आर लेस डेंस देन द वाटर। अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम हुई तो वो तैरेगा, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई तो वो डूब जाएगा। क्वेश्चन 5, इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, मैंने बॉल कैसे फेंका, आप भी रियल लाइफ में क्रिकेट खेलते वक्त, फुटबॉल खेलते वक्त किक मारते हो, बॉल को फेंकते हो, तो बॉल जब हम फेंकते हैं तो एक इनिशियल स्पीड देते हैं उसको, इनिशियल स्पीड देंगे, थोड़ी हाइट पे जाके स्पीड कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा, हाईएस्ट पॉइंट जिसे बोलते हैं, वहाँ जाके उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है और फिर वो वापस अपनी डायरेक्शन नीचे की तरफ चेंज कर लेती है, बॉल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। और जब नीचे आती है वहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड उसकी ज़ीरो हो गई है, अब जब नीचे आएगी फिर से बढ़ना शुरू करेगी, बढ़ेगी और सबसे मैक्सिमम स्पीड से ज़मीन से टकराएगी या फिर आप उसको कैच कर लोगे। ऐसा ही होता है। समझते हैं कैसे। इफ़ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, इट स्लोज डाउन, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है, स्टॉप्स मोमेंटरली, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए ऊपर जाके रुक जाती है, एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, और फिर वापस ज़मीन पे आ जाती है। नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर डायरेक्शन। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, फोर्स बताने हैं कि कौन कौन से फोर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर एक फोर्स काम कर रहा है तो आप एक फोर्स बताओगे, मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं तो मल्टीपल फोर्सेस बताओगे। एक्टिंग ऑन द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर डायरेक्शन, नॉट ओनली फोर्स बताने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, कोई भी फोर्स जो आपको लग रहा हो, हमने 5 फोर्स पढ़े हैं, आपको जो भी लग रहा है वो फोर्स बताना है, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन बतानी है। फोर्स का नाम बताना है और डायरेक्शन बतानी है, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, राइट लगेगा, लेफ्ट लगेगा, पीछे लगेगा, आगे लगेगा, जो भी लगेगा आप बताओगे। पहला, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, दूसरा ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, तीसरा एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन। 3 क्वेश्चन अराइज किए बेटा। पहला, जब वो ऊपर जा रहा था तब उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, समझते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा बेटा, जो कि वेट है। जब वो ऊपर जा रहा था तो जब मैंने यहाँ से उसको रिलीज़ किया तो आपने देखा होगा उसकी स्पीड स्लो होती जा रही है, यहाँ गया और स्पीड कम, यहाँ गया स्पीड कम, यहाँ बहुत कम और यहाँ ज़ीरो, स्पीड कम होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है। मैंने बॉल को ऊपर फेंका लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ उसको पुल करने की कोशिश कर रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम वेट भी बोलते हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन सर अभी तो बताइए आपने,
डाउनवर्ड होगी, ऊपर से नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस की तरफ। इवन दो द बॉल इज मूविंग अप, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंटली पुलिंग इट डाउन, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है लगातार। दिस डाउनवर्ड फोर्स स्लोज द बॉल डाउन, यही डाउनवर्ड फोर्स बॉल को नीचे की तरफ खींचेगा, कब तक? अंटिल इट इवेंचुअली स्टॉप्स, लास्ट में ये बॉल जाके रुक नहीं जाती तब तक। एंड स्टार्ट फॉलिंग बैक, और जब वापस आना शुरू ना कर दे तब तक। तो आपको समझ आया, जब अपवर्ड मूव कर रही थी तो उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा था, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। किस डायरेक्शन में? सर नीचे की तरफ। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, अब बात कर रहा है कि बॉल जब नीचे आएगी, ऊपर जा चुकी, मोमेंटली रुकी, अब नीचे आना शुरू किया, अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जस्ट बिफोर इट स्टार्ट टू फॉल, टॉप मोस्ट पॉइंट जहां जाके रुक गई थी, मोमेंटली एक सेकंड के लिए रुकी थी ना, फोर्स एक्टिंग, उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करेगा? अब भी वही ग्रेविटेशन फोर्स से काम किया, उसी के कारण तो वो रुकी। और नॉट ओनली रुकी, अब वो फिर से वापस चलना शुरू किया, और अब आप उसकी स्पीड बढ़ रही है, और यहाँ मैक्सिमम स्पीड के साथ वापस आ जाएगा। तो फोर्स कौन सा काम किया बेटा उसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स काम किया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी थी? सर इसमें भी नीचे की तरफ ही, पता नहीं कैसा फोर्स है, हर बार नीचे की तरफ ही खींच रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा अच्छा सा फोर्स है, इधर जाओ तो इधर काम करेगा, अब मैं इधर से जा रहा हूँ तो इधर काम करना शुरू किया। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा उल्टे दिमाग का फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल बड़ा शांत सा फोर्स है, तुम कुछ भी करो ये नीचे की तरफ ही काम करेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड। हुआ क्या? द बॉल स्पीड बिकम जीरो फॉर ए मोमेंट, बॉल की स्पीड कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई, बट ग्रेविटी इज स्टिल पुलिंग इट डाउन, लेकिन इस पॉइंट पे भी ग्रेविटी काम कर रही थी और उसको नीचे की तरफ खींच रही थी। दैट्स व्हाई इट स्टार्ट टू फॉल बैक, इसीलिए वो नीचे गिरना शुरू हुई। अभी इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन नहीं बेटा, हाईएस्ट पॉइंट है मतलब मुझे लग रहा है रॉन्ग प्रिंट हुआ है, इसमें डाउनवर्ड मोशन नहीं, डाउनवर्ड मोशन हम कर चुके हैं। ड्यूरिंग इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था तब क्या हुआ? हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? जब ये यहाँ गया इस जगह पे, तो उस जगह पे भी इसके ऊपर, उस जगह पे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगा, एंड दैट टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगा और यहाँ भी वो नीचे की तरफ ही काम करेगा, कोई डाउट नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन 6, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट P। इस डायग्राम को बेटा ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन हॉरिजेंटल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इंक्लाइन पोर्शन है, एक पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन दिया हुआ है। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट P, इस पॉइंट P से इसको रिलीज कर दिया। बेटा स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना, रिलीज किया है, रिलीज का मतलब होता है जस्ट छोड़ना, पुश नहीं किया है। पुश में और रिलीज में जैसे जहाँ क्वेश्चन की ग्रेविटी में अंदर जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन की गहराई में जाएंगे, एमसीक्यू की गहराई में जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए रिलीज किया है या पुश किया है। यहाँ उसने सिर्फ बॉल को छोड़ा है, यहाँ से बॉल को नीचे की तरफ छोड़ दिया। एंड देन अलॉन्ग ए हॉरिजेंटल सरफेस, पहले वो बॉल इस इंक्लाइनेशन पे मूव करेगी यूँ, फिर उसके बाद हॉरिजेंटल पे मूव करेगी। इट कम्स टू स्टॉप एट पॉइंट O, ये यहाँ से जाके यहाँ जाके इस जगह पे जाके ये बॉल रुक गई, यहाँ जाके बॉल रुक गई। ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस थिंक ऑफ ए वे सो दैट व्हेन द बॉल इज रिलीज फ्रॉम द सेम पॉइंट P। अब एक यहाँ तक का समझ आ गया, पिक्चर समझ आ रही है। अब पूछ रहा है कोई ऐसा तरीका सोचो भाई कि मैं इसको यहीं से रिलीज करूँ, लेकिन ये स्टॉप कहाँ करे? बिफोर द पॉइंट A, वहाँ तक पहुँचे ही ना, उससे पहले यहाँ कहीं बीच में मैंने बोल दिया पॉइंट B पे, पॉइंट B पे स्टॉप कर जाए। ऐसा कोई तरीका है क्या? दूसरा पार्ट में क्या पूछा है? आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट A, इतनी तेज़ी से आए कि पॉइंट A को क्रॉस करते हुए यहाँ कहीं पॉइंट C पे रुके और इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाए। समझते हैं कैसे? टू मेक द बॉल स्टॉप बिफोर पॉइंट A, अगर पॉइंट A से पहले मैं उसको रोकना चाह रहा हूँ, पॉइंट A से पहले मैं उसको रोकना चाह रहा हूँ पॉइंट B के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। इंक्लाइनेशन पे तो मूव कर रही थी,
जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही थी तो अगर इसके बीच में क्या काम कर रहा है, इसके बीच में फ्रिक्शन ही तो काम कर रहा है जिसने उसको ए पे जाके रोक दिया। इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ही काम कर रहा है जिससे वो ऑटोमेटिकली पॉइंट ए पे जाके रुक गई। अगर किसी तरीके से मैं फ्रिक्शन बढ़ा दूं, किसी तरीके से मैं फ्रिक्शन बढ़ा दूं तो ए से पहले नहीं रुक जाएगी। सर लग तो रहा है। What to do? Increase friction or on the horizontal surface। मैं क्या करूं, किसी तरीके से फ्रिक्शन बढ़ा दूं। अब फ्रिक्शन बढ़ाने का क्या तरीका है, बॉल इधर मूव कर रही है, मुझे फ्रिक्शन इधर लगाना है वापस, तो मैं क्या कर सकता हूं, इफ यू यूज अ रफर सरफेस। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा बेटा फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा था। फ्रिक्शन काम कर रहा था सर दो सरफेसेस के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा था, मूव कर रहे थे ये, तो इनके बीच में जो इरेगुलरिटीज़ थी वो काम कर रही थी उसको रोकने के लिए। तो अगर इन्हीं इरेगुलरिटीज़ को मैं बढ़ा दूं, बढ़ा कैसे दूं, सैंड पेपर यूज़ कर लूं या फिर कारपेट लगा दूं। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस था उसके ऊपर अगर मैं सैंड पेपर या कारपेट लगा दूंगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो अब बॉल क्या करेगी, लूजेस स्पीड, बहुत तेज़ी से अपनी स्पीड को लूज़ कर देगी। सो इट स्टॉप सूनर, और वो ए से पहले ही कहीं रुक जाएगी, बिफोर रीचिंग ए, इससे पहले ही पॉइंट बी पे रुक जाएगी। एग्जाम्पल, एक टॉवल रख दो या फिर मैट रख दो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। आप सैंड पेपर यूज़ कर सकते हो, कारपेट यूज़ कर सकते हो, टॉवल यूज़ कर सकते हो या फिर मैट यूज़ कर सकते हो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। कोई भी खुरदरी चीज़, सिंपल में कहूँ तो कोई भी खुरदरी चीज़ आप उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दो बेटा, तो होगा क्या, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, अब बॉल अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी। इसी का सेकंड पार्ट, टू मेक द बॉल स्टॉप आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट ए। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है तो सेकंड पार्ट मुझे करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप थीम समझ गए हैं। जो बॉल रुक रही थी वो फ्रिक्शन के कारण ही रुक रही थी। तो क्या अब मैं फ्रिक्शन को कम कर दूं, कम कर दूंगा तो बॉल और तेज़ी से मूव कर जाएगी। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम उस सरफेस को स्मूथ बना देंगे। कैसे बना देंगे सर, हम पानी डाल दें, ऑयल डाल दें, ग्रीस लगा दें, वो कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। हमें करना क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन करना है। कैसे करेंगे, व्हाई इट वर्क्स, क्यों काम करता है। लेस फ्रिक्शन मीन्स द बॉल्स कीप रोलिंग लॉन्गर बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले और मूव करती जाएगी। सो इट क्रॉसेस पॉइंट ए। हम करेंगे कैसे, यूज ए स्मूथ सरफेस, ग्लास यूज़ कर लो, ऑयल यूज़ कर लो, पॉलिश यूज़ कर लो, ग्रीस यूज़ कर लो, और बॉल ए के बजाय सी तक जाएगी। Question 7. Why do we sometimes slip on smooth surfaces like ice or polished floor? आइस पे या फिर पॉलिश फ्लोर पे पॉलिशिंग कर रखी है तो हम स्लिप कर जाते हैं। हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। इवन मैं तो ये सोच रहा था आपको ये क्वेश्चन कराने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको वो क्वेश्चन आ गया तो वही थीम इसमें यूज़ की है, रिपीट किया है। वी स्लिप ऑन स्मूथ सरफेस बिकॉज ऑफ लो फ्रिक्शन। हम क्यों स्लिप कर जाते हैं, लो फ्रिक्शन के कारण। ऑन स्मूथ सरफेसेज लाइक आइस या पॉलिश फ्लोर के ऊपर होता क्या है, द सरफेस इज़ वेरी स्मूथ। जो मैंने इरेगुलरिटीज़ वाली इमेज के थ्रू बताया था ना, वही यहाँ हुआ। यहाँ क्या है बेटा, अपर सरफेस जहाँ हमने पानी डाला था, यहाँ वो वेरी स्मूथ है। सो इट ऑफर्स वेरी लिटल फ्रिक्शन। तो इससे क्या होगा, बहुत ही कम फ्रिक्शन मिलेगा। आवर फीट कैन नॉट ग्रिप प्रॉपरली। हमारे पैर अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट वी मे स्लिप एंड फॉल। रियल लाइफ में आपने देखा भी होगा, स्लीपिंग ऑन ए वेट बाथरूम फ्लोर, गीले बाथरूम फ्लोर पे आप गिर जाते हो। स्लाइडिंग ऑन आइस इन विंटर में आप स्लाइड कर सकते हो। कंक्लूजन क्या है बेटा, वी स्लिप ऑन स्मूथ सर्फेसेस बिकॉज फ्रिक्शन इज टू लो। स्मूथ सर्फेसेस में हम क्यों स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होता है। एंड आवर फीट कैन नॉट गेट ए प्रॉपर ग्रिप, हमारे पैर को एक प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाती। क्वेश्चन 8, इज एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब हमने मोशन पढ़ा था तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात की थी। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है क्या। इज एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है क्या। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप लोग स्कूटी, साइकिल, बाइक जो भी ड्राइव करते हैं तो आपने देखा होगा, जब घर से निकला तो 0 की स्पीड पे स्टार्ट किया मैंने स्कूटी को, थोड़ा एक्सेलेरेट किया, 10 की स्पीड पे पहुंच गए, 40 की स्पीड पे पहुंच गए,
60 की स्पीड पर पहुंच गए, फिर भीड़ आ गई तो मैंने फिर से ब्रेक अप्लाई किए तो फिर से स्लो होगी, और एट लास्ट जब मैं अपने डेस्टिनेशन अपने ऑफिस में पहुंच गया तो फिर से स्पीड 0 कर देता हूं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो क्या आपने देखा कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ा क्या? हाँ सर करना पड़ा। स्टार्टिंग में जब आप उसको एक्सेलेरेट कर रहे थे तो वो भी तो फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तब उसकी स्पीड 0 से 40 60 इस टाइप से पहुंची। फिर जब आप रोकने का प्लान किया आपने, तब भी आपने एक फोर्स अप्लाई किया। कौन सा फोर्स अप्लाई किया? तब आपने सर ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करने से आपने फ्रिक्शन बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा बेटा, विदाउट एडिशनल फोर्स हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट नहीं कर सकते। यस, ए फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेटा हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? मैं बता चुका हूं, द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, या तो मैं उसको एक्सेलरेट कर रहा हूं या फिर डी एक्सेलरेटिंग, स्पीड को स्लो डाउन कर रहा हूं, या फिर मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, तब भी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। मान लिया मुझे राइट मुड़ना है, तब भी आपने देखा होगा मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मुझे लेफ्ट मुड़ना है, तब भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टू कॉज दैट चेंज। हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए क्या बता रहा है, एक कार स्पीडिंग अप, जब मैं कार को स्पीड कर रहा हूँ तो मैं एक्सेलेरेशन दे रहा हूँ, स्लो डाउन कर रहा हूँ तो मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, या तो मैं इंजन के थ्रू या फिर ब्रेक के थ्रू। ए फुटबॉल चेंजिंग डायरेक्शन आफ्टर बीइंग किक किया, एक बॉल आ रही थी मेरे पास, लेफ्ट साइड से बॉल आ रही थी, मैंने उसको किक किया। जैसे मैंने उसको किक किया तो आपने देखा होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज कैसे हुई? मैंने फोर्स अप्लाई किया, मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया उसके थ्रू। ए रोलर कोस्टर टर्निंग और मूविंग फास्टर, ये वही एग्जांपल कार वाला है। तो कंक्लूजन में हमें क्या समझ में आया? यस, अ फोर्स इज डेफिनेटली एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी भी चीज़ को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मेरे को मूव कराना है तो मुझे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज मोशन कैन ओनली चेंज व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड। जब एक फोर्स अप्लाई करेगा तभी कोई मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। क्वेश्चन 9, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बिकम्स 1/6। एक ऑब्जेक्ट था बेटा, मान लिया मेरा एग्जांपल लेता हूँ, आई एम 70 kg, तो मेरा वेट जो है मून के ऊपर 1/6 रह जाएगा सिर्फ। अभी मेरा वेट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 60 kg है, 60 kg है, तो जब मैं मून पे जाऊंगा तो 1/6 मीन्स 60 का 1/6 कितना रह जाएगा? सर आप 10 किलो के रह जाओगे। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बिकम 1/6। अच्छा, अब मून पे जाके 10 किलो के हो जाओगे ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर मेरा वेट था 60 kg, मून के ऊपर जाऊंगा तो मेरा वेट सिर्फ 10 kg रह जाएगा। व्हाट कॉजेज दिस चेंज? ये चेंज कैसे हुआ सर? डज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम 1/6? अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, इंटरेस्टिंग बन रहा है बेटा। यहाँ ध्यान करना वेट के बारे में। वेट मेरा पहले था 60 kg, अर्थ के ऊपर मून के ऊपर गया 60 kg 10 kg। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मेरा मास भी 1/6 रह जाएगा क्या? अर्थ के ऊपर जो मास है वही मास जब मैं मून के ऊपर लेके गया तो क्या मास भी 1/6 रह जाएगा? वेट तो मेरा घट गया, क्या वेट मास भी बढ़ेगा घटेगा? यहाँ बेटा आपको वेट और मास के बीच में बेसिक डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बिकम्स 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। ठीक है, यहाँ तक हम मान लिया, वेट तो 1/6 रह जाएगा, बिकॉज द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज अर्थ ग्रेविटी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मून की ग्रेविटी 1/6 रह जाएगी, मून की ग्रेविटी 1/6 रह जाएगी। वेट क्या होता है बेटा? पहले आपको पता होना चाहिए मास क्या है और वेट क्या है। बेसिकली बेटा वेट क्या है? वेट है आपका वो पुल जिससे कि वो प्लेनेट आपको खींच रहा है। तो अर्थ आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खींच रहा है। ये एक फोर्स मान लीजिए आपके लिए, आप नीचे की तरफ वो खींच रहा है। वही जब मैं मून के ऊपर जाऊंगा तो अब वहाँ 10 की स्पीड से नहीं खींच पाएगा, 10 के एक्सेलरेशन से मुझे नहीं खींच पाएगा, अब वो 1/6 रह जाएगा, इसीलिए मेरा वेट घट गया। वेयर एज मास क्या चीज़ है? मास पुल नहीं है, मास मेरे अंदर ओरिजिनल कंटेंट है, मेरे अंदर कितना माल मसाला भरा हुआ है वो चीज़ है।
तो चाहे मेरे को मून पे ले जाओ, सन पे ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ, कहीं ले जाओ, मेरा कंटेंट तो चेंज नहीं हो रहा ना। हाँ, मेरा पुल चेंज हो रहा है क्योंकि मेरा कंटेंट वही है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल चेंज हो रहा है, तो इसीलिए वेट चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। व्हाट कॉजेज दिस चेंज? वेट क्या होता है बेटा? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो मेरा वेट है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, mg। द मून हैज़ लेस मास, मून का खुद का मास कम है अर्थ के कंपैरिजन में, एंड ए स्मॉलर साइज, और साइज भी छोटा है। सो इट ग्रेविटेशनल पुल इज वीकर, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है ना बेटा वो कमज़ोर है। कितना कमज़ोर है? 1/6, तो इसीलिए मेरा वेट भी घट जाता है। दैट्स वाई एन ऑब्जेक्ट वेज लेस ऑन द मून। तो जब मैं मून के ऊपर उसको वे करूँगा तो कम मिलेगा। सेकेंड पार्ट, डज द मास ऑल्सो बिकम 1/6? क्या मास भी घट जाएगा? नो, मास नहीं घटेगा। नो, द मास स्टेज द सेम। क्यों? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। मेरे अंदर जितना माल मसाला है, मैटर है, वही मेरा मास है, और जो चेंज नहीं होगा। इट डज नॉट चेंज विद लोकेशन, वो लोकेशन के साथ चेंज नहीं होगा। अर्थ के ऊपर चले जाओ, मून के ऊपर चले जाओ, मार्स के ऊपर चले जाओ, सन के ऊपर चले जाओ, चेंज सॉरी नहीं होगा। इन सिंपल वर्ड, यू आर मेड ऑफ द सेम स्टफ। आप उसी चीज़ के बने हो, नो मैटर वेयर यू आर, आप कहीं भी हो, आपका मैटर चेंज नहीं हो रहा है। बट ऑन द मून ग्रेविटी पुल्स यू लेस, ग्रेविटी आपको कम खींच पा रही है, इसलिए वेट चेंज हुआ है। सो योर वेट डिक्रीजेज, नॉट योर मास। विद दिस हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट काम करेगा, यहाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मज़ा आएगा करने में। 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं बेटा, 1 2 3 और ऑफ द सेम साइज एंड शेप। साइज सेम दिया है बेटा, शेप सेम दिया है। 1 2 3 का साइज और शेप अगर बराबर हैं, इट मीन्स तीनों के वॉल्यूम भी बराबर हैं, बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कुछ तो मसाला चाहिए ना क्वेश्चन में, सब हलवा दे देगा तो मज़ा कैसे आएगा? उनको क्या किया बेटा, अलग अलग मटेरियल के बना दिया, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह से अलग अलग मटेरियल का बना दिया। आर प्लेस्ड इन द वाटर, उनको पानी में रखा है। दे डिप टू द डिफरेंट डेप्थ, जैसे आप देख पा रहे हो ये लगभग पूरा अंदर चला गया, ये हाफ टाइप गया है और ये 1/4 टाइप गया है। इफ द वेट ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स 1 to 3 आर W1 W2 W3 रिस्पेक्टिवली, अगर तीनों का वेट मैं लिख दूँ W1 W2 एंड W3, तो क्या होगा? क्या तीनों बराबर होंगे? क्या W1 W2 W3 बराबर होंगे क्या? सर ऐसा तो नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अगर शेप और साइज बराबर हैं, इट मीन्स वॉल्यूम बराबर है। वॉल्यूम बराबर है, दूसरा बोल रहा है कि वेट भी बराबर है। अगर वॉल्यूम भी बराबर है, वेट भी बराबर है, तो क्या अलग अलग लेंथ के डिप करेंगे? नहीं सर, तब तो बराबर लेंथ के डिप करेंगे। इट मीन्स सर ये बराबर तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया है। इन तीनों में से कोई सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कोई आंसर है? आइए पता करते हैं। All 3 objects have same size और shape means same volume। साइज और शेप सेम है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी बराबर है। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। सो दे हैव डिफरेंट डेंसिटी, यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इसका मतलब अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम के, तो उनकी डेंसिटी भी कम ज़्यादा होगी। दे डिप टू द डिफरेंट डेप्थ इन द वाटर, यही तो रीज़न था, वो डिफरेंट डेप्थ के साथ जा रहे थे, इसलिए हमने फर्स्ट ऑप्शन को क्रॉस कर दिया था कि फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट डेप्थ के साथ अंदर जा रहे हैं। यही जो डिफरेंट डेप्थ है, टेल अस अबाउट हाउ हैवी दे आर। जितना गहराई में अंदर जाएगा, अगर वो भारी होगा तभी तो अंदर जाएगा, भारी होगा या फिर जितना डेंस होगा, वही बात है। कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज़ किया? एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट्स वेट कंपेरेटिव टू द बायन्स फोर्स। वेट बेटा आपको पता है नीचे की तरफ काम करता है, वेट किधर काम करता है? वेट सर नीचे की तरफ काम करेगा, और बायन्सी किधर काम करेगी? बायन्सी ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, बायन्सी ऊपर की तरफ धकेलेगी और वेट नीचे की तरफ धकेलेगा। यही दो फोर्सेस काम में आ रहे हैं और बताएंगे कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। द मोर एन ऑब्जेक्ट डिप्स, जितना ही ऑब्जेक्ट डिप करेगा द हैवियर इट इज, उतना ही वो भारी है। आप रियल लाइफ में महसूस भी कर सकते हो, कोई चीज़
जितनी अंदर जा रही है इसका मतलब उतनी भारी है, कोई चीज़ अगर कम अंदर जा रही है इसका मतलब वो उतनी ही हल्की है। द लेस इट डिप्स, जितनी वो कम डिप करेगी, द लाइटर इट इज़, उतनी ही हल्की है। ये डायग्राम में समझते हैं। देखो अभी तक हमने क्या समझा, जो चीज़ जितनी अंदर जा रही है, जितना गहराई में जा रही है, वो उतना ही भारी है। ये सबसे ज़्यादा गहरा अंदर जा रही है, या इसका मतलब सबसे भारी है। ये सबसे कम अंदर जा रही है, इसका मतलब ये सबसे हल्की है। तो सबसे भारी के लिए हम इस तरह से लगा सकते हैं, और बीच वाला W2 है। तो क्या W1, W2, W3 ऐसा दिख रहा है? हाँ सर ये रहा ना सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन बेटा इसका सही आंसर होगा। विद दिस हम चैप्टर नंबर 5 के टोटल 13 क्वेश्चन, 3 स्टार्टिंग वाले जो प्रोब एंड पाउंडर में थे, जो आपको नोटबुक वगैरह में नहीं करने हैं, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए थे ताकि आप समझ पाओ साइंस कैसे काम करती है, और लास्ट 10 क्वेश्चन जो चैप्टर एंड होने पे दे रखे थे वो मैंने बहुत डिटेल में जाके करवा दिए हैं। अगर कहीं भी आप कनेक्ट फील किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।